सभी छात्रों का स्वागत है हमारे डिस्क्रिप्टिव सेशन में। खास करके ये वीडियो सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो CHSL के पेपर के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि MTS के लेवल से थोड़ा सा इसमें लेवल ज़्यादा दिया जा रहा है और CGL वाले बच्चों के लिए भी ये सेशन ठीक है, लेकिन हमने इनमें प्रेशेस नहीं रखा है अगर, तो ये CGL वाले बच्चों के लिए भी उतना बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लेटर और ऐसे का डिस्कशन किया जाना है। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो बाल श्रम पे आधारित है, जिसमें हम लोगों को ये देखना होगा कि किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए हमको सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ चाहिए होते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, और उस टॉपिक के बारे में फिर हमको लिखने के लिए चाहते हैं 4-5 बेसिक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में क्रिएट हो। और जब ये बेसिक फैक्ट और वो 4-5 क्वेश्चन हमारे माइंड में बढ़िया से क्रिएट होते हैं, तो फिर हम उस टॉपिक के बारे में 250 या 245 या 265 जो भी हमारे पास वर्ड लिमिटेशन होता है, एक बढ़िया ऐसे हम लोग उसमें लिख पाते हैं। तो चलिए आज का जो ये सेशन है उसी तरह के फॉर्मेट पर आपको बताया दिया जा रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि 15 जून हर वर्ष जो होता है वो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 2022 का जो थीम था इस बार का वो था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू, है ना, चाइल्ड लेबर। फिर से एक बार, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 का थीम था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू चाइल्ड केयर, है ना, टू चाइल्ड लेबर। अब जो 2022 का थीम है ये ज़रूरी नहीं कि आपको याद ही रहे, आप भूल भी सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर ये नहीं याद है, तब थोड़ी समस्या हो सकती है। फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा है कि अगर हमें पता हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष के 10 मिलियन और 15 से 18 वर्ष के 23 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं, तो हमारा ऐसे बहुत ही शानदार होगा। और अगर आपको याद है कि विश्व भर में 152 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिसमें 73 मिलियन खतरनाक उद्योगों में कार्यरत हैं, तो और आपका ऐसे अच्छा होगा। अगर ये भी आप दे पाएँ कि कृषि क्षेत्र में 71%, खनन क्षेत्र में 17% और उद्योगों में 12% बाल श्रमिक कार्यरत हैं, तो ये सोने पर सुहागा होगा। मतलब जितना आपको पॉइंट याद रहेगा, उतना आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर पॉइंट नहीं याद रहेगा, तो मीठा मिला करके और सेंटेंस अरेंजमेंट करके आप लिख सकते हैं, जिसमें नंबर आपको औसत ही मिलता है ना? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मुझे 37, 38 मार्क्स मिले ऐसे में, तो एक बेहतर डाटा इंक्लूजन ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, और उसके साथ-साथ शब्दों में और सेंटेंस में एकरूपता होने के साथ-साथ कंटिन्यूटी होनी चाहिए। चलिए, आगे है यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में ऐसा नहीं है कि संवैधानिक तौर पे कोई नियम नहीं है। है नियम, बाल श्रम मुक्त नियंत्रण के लिए संविधान का अनुच्छेद 23 जो है वो बाल मज़दूरी और बंधुआ मज़दूरी का विरोध तो करता ही है। साथ ही साथ अनुच्छेद 24 जो है, वो खतरनाक उद्योगों में बच्चों के नियोजन करने का भी विरोध करता है। तो पहले तो हम लोगों को ये बेसिक जो है आइडिया क्लियर हो गया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कि टॉपिक को जब लिखना है, ये तो हो गया कॉमन आइडिया कि मेरे पास इतना नॉलेज है तो ठीक है सर। अगर बाय द वे हमें इतना कॉमन डाटा नहीं है, तो कैसे करें स्टार्ट? तो कभी भी आपको जब स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको बार-बार अपने हेडिंग और टॉपिक को देखना है। और टॉपिक क्या है? बाल श्रम है। यानी कि ऐसा कर सकते हो आप कि बालकों का जो महत्व है और बालकों को श्रम में धकेलने तक लाने का जो एक सफ़र है, इसको जोड़ करके कोई कोटेशन बढ़िया-सा लिख कर स्टार्ट करते हैं पहले। तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, उसके लिए तरीका है कि आप बेंच पर बैठो ना जब क्लास में, तो बेंच पर 2-3 कोटेशन लिखो पहले, है ना? कि अच्छा बाल श्रम पर निबंध लिखना है तो ये, है ना? और 2-3 कोटेशन में फिर आपको जो वहाँ पे बैठता हुआ और बढ़िया-सा लगता हुआ लगे, उसे लिख दो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सोचा कि चलो हम पहला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करना है। ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन माइंड में आपको क्रिएट करना है। तो आपने माइंड में क्रिएट किया क्वेश्चन क्या? कि एक स्लोगन या कहावत जो बालक एवं बाल श्रम से संबंधित है, वो लिखते हैं। तो आप लोगों ने मेंशन किया यहाँ पे कि बच्चे हैं राष्ट्र के भावी कर्णधार। चूँकि 4 बॉक्सेस होते हैं एक लाइन में, तो मैंने 4 बॉक्स के हिसाब से 1, 2, 3, 4 शब्द लिखे कि बच्चे हैं राष्ट्र के भावी कर्णधार। ये हो गया उसके नीचे का 2 बॉक्स। फिर उस लाइन को छोड़ के आगे आ जाओ। बाल श्रम से जीवन उनका ना करो बेकार। मतलब कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि जैसे-जैसे बॉक्सेस होते हैं ना 4, उस 4 बॉक्स के हिसाब से ही कॉम्बिनेशंस यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है? चलिए, तो ये 4 मतलब कि जो बॉक्सेस के हिसाब से आप जब फॉर्मेटिंग कर लिए हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं
और सोचते हैं कि अब क्या करें। तो थोड़ा सा बाल श्रम के बारे में कुछ पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या भैया, क्या लिखा आपने, कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हम मनाते आ रहे हैं। इसके बावजूद बच्चों से जुड़ी यह समस्या हमारे सामने ज्यों का त्यों खड़ी है ना। यह के बाद यहाँ पे समस्या है, जो इन्होंने समस्या नहीं लिखा तो यहाँ समस्या खड़ा हो गया। चलिए फिर से एक बार हम लोग जब कोटेशन लिख लेंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हम मनाते आ रहे हैं। इसके बावजूद बच्चों से जुड़ी यह समस्या हमारे सामने ज्यों का त्यों खड़ी है। आज भी विश्व भर में 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, जिनमें 73 मिलियन तो खतरनाक उद्योगों में कार्यरत हैं। मतलब एक डरावना डाटा दे करके आपने यहाँ से क्या किया, स्टार्ट कर लिया। चलिए अब उसके बाद की जो बात है उसके लिए आपको लेकर के चलते हैं कि अब उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा। ये तो हो गया पहला। दूसरा ये आएगा कि भारत में बाल श्रम का सिचुएशन क्या है, वो लिख देते हैं थोड़ा सा। तो अगर आपको पता रहेगा तब ये पॉइंट आप लिखिएगा, नहीं तो फिर अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर लेंगे हम। अब पैराग्राफ कभी भी छोड़िए तो बस पूरा लाइन मत छोड़िएगा, सिर्फ दो को बॉक्स छोड़ के तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स यूज करके लिखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष के 10 मिलियन बच्चे एवं 15 से 18 वर्ष के 23 मिलियन बच्चे बाल श्रम में कार्यरत हैं या बाल श्रमिक हैं। इनमें ज्यादातर कृषि क्षेत्र में, जो मैंने कहा था कि आपको कृषि क्षेत्र का डाटा अगर 71% याद नहीं रहा तो इसलिए आप क्या कर लोगे, उसको ऐसे लिख सकते हो, इनमें ज्यादातर कृषि क्षेत्र में, कुछ खनन क्षेत्र में और खतरनाक उद्योगों के क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको 71%, 17%, 12% का जो डाटा था कि कृषि में 71%, खनन क्षेत्र में 17%, अब कुछ नहीं है यहाँ पर। देखो 71 हो रहा है और यहाँ पे 17 उसी का उल्टा हुआ रूप है, और यहाँ पर जो हो रहा है वो आपके पास 12% हो रहा है, जो लगभग बचा हुआ हिस्सा होगा शायद। तो इस तरह से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा और लोगों को याद रहेगा। तो यहाँ से हमने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एक डाटा दे दिया, फिर हम सोचेंगे कि अब क्या करें। तो अब ये बताना पड़ेगा कि बाल श्रम के पीछे के कारण बताओ या बाल श्रम का वर्गीकरण करो। तो मैंने यहाँ सोचा कि अब चलो बाल श्रम के बारे में बताते हैं कि बनते बाल श्रमिक क्यों हैं, इसके पीछे के कारण मत क्या होता है ना। तो बाल श्रम के लिए दो कारण हो सकता है, आप खुद भी सोच सकते हो। एक तो हो सकता है कि मजबूरन बच्चे बनते होंगे। मजबूरन का मतलब है कि घर का स्थिति ऐसा हो जाना, पिताजी की अचानक मृत्यु, मम्मी का भी देहांत हो गया, बाय द वे बच्चे, है ना, कोई देख रेख करने वाला नहीं होता, एक मजबूरन हो सकता है। और दूसरा जबरदस्ती होता है, जिसमें आप जानते हैं कि सस्ती मजदूरी वगैरह के चक्कर में लोग, है ना, बच्चों को काम पे रख देते हैं, जिससे भी जबरदस्ती बाल श्रमिक भी बनाए जाते हैं। तो यही दो पार्ट चीज को आप क्वेश्चन में सोच लेना पहले, कि जब हमको अगला पैराग्राफ लिखना है तो ये सोच लेते हैं और शुरू करते हैं। तो फिर आपने शुरू किया कि बाल श्रम के पीछे के कारणों में गरीबी, प्रवास, प्रवास का मतलब दूसरे जगह वास, अभिभावक की असामयिक मौत और अन्य आपात स्थितियां हैं, और अन्य आपात स्थितियां हैं। कहीं कहीं बाल शोषण, बाल तस्करी और सस्ती मजदूरी के ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच भी बाल श्रम को अस्थायी बना देती है। वही मैंने जो बोला था पहले, वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दी कि बाल श्रम के पीछे के कारणों में गरीबी, प्रवास, अभिभावक, है ना, की असामयिक मौत और अन्य आपात स्थितियां हैं। तो कहीं कहीं बाल शोषण, बाल तस्करी और सस्ती मजदूरी से ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच भी बाल श्रम को अस्थायी बना देती है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कि बाल श्रम के पीछे के ये सब कारण है, लेकिन कारण जो भी रहे, इससे बच्चों को हानि क्या होता है ये भी लिख दीजिए थोड़ा सा। तो आपको हानि में तो पता ही है कि आप खुद ही सोचिए, अगर आपको ही कोई आदमी काम करने की उम्र में नहीं काम कराए, मतलब जिसमें आप बच्चे हैं उसी समय काम कराए, तो आपका मानसिक शोषण भी होगा, आपका बाल शोषण भी होगा, शारीरिक शोषण भी होगा, आपका बौद्धिक विकास भी बाधित होगा। तो ये सब सोचना है, जब भी कोई समस्या के बारे में लिखते हैं ना तो समस्या में अपने आप को डाल दीजिए, तब बहुत अच्छा लिखिएगा। तो वही बात यहाँ पे हुआ कि कारण जो भी हो, है ना, बाल श्रमिक होने के कारण जो भी हो, यह बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक स्तर पर कमजोर कर देता है। यह जहाँ एक और राष्ट्र के विकास में रोड़ा साबित होता है, बिल्कुल होगा। बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, अगर हम उनको मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर शोषण कर लेंगे तो हमारे देश के विकास में रोड़ा तो साबित होगा ही। वहीं दूसरी ओर कई बार ये बच्चे जो होते हैं प्रताड़ित होते भी तो है ना, तो ये माओवाद और आतंकवाद का पोषक भी बनते हैं, जिससे विश्व शांति भी प्रभावित होती है।
अगर इतना बढ़िया से लिंक करने का आदत हो गया तो समझ जाइए कि राइटर गदगद हो जाएगा आपका निबंध पढ़ के। चलिए, अब उसके बाद होता है पैसेज मतलब कहानी या जो भी पैराग्राफ है उसमें आगे ये लिखना होगा कि ठीक है, ये सब तो चीज़ें मतलब बाल श्रम के प्रकार बता दिए, इससे जो बच्चों को हानियाँ हो रही हैं वो बता दिए। अब ये बताइए कि इसके लिए कोई कि नियम कानून सामाजिक तरीका है कि रोक सकें? तो चलिए आप इसको रोकने के लिए लिखिए। तो फिर आप एक पैराग्राफ चेंज करके स्टार्ट करिएगा कि बाल श्रम निषेध के लिए कई संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएँ हैं। पहले ये कॉमन सा पॉइंट आप लिख दीजिए कि कई संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएँ हैं। अब जैसे यहाँ पे आप काउंटिंग करवा दिए ना कि कई, तो कम से कम 2 गो तो बताना पड़ेगा आपको। ये सब ध्यान देके लिखिएगा, है ना? नहीं तो नहीं लिखिए कि सीधे लिखिए कि बाल श्रम निषेध के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया भी हमारे देश में मौजूद है। नहीं तो कई लिख दिए इसका मतलब आपको पता है तो बताइए, और नहीं तो कई शब्द मत लिखिए। इन सबको गौर कीजिए, यही सब से होता है नंबर कटता है, कम आता है। नहीं, लोग कहते हैं कि हिंदी में नंबर कम उठता है, हिंदी में नंबर कम नहीं उठता है, हिंदी में सेंटेंस बनावट की बेवकूफ़ियों की वजह से नंबर कम उठता है। तो पहला है कि संविधान का अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी का विरोध करता है, पहला प्रक्रिया ये हुआ। अनुच्छेद 24 के अनुसार बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्यरत नहीं किया जाना चाहिए, ये दूसरा हुआ। तो जो कई आप लिखे थे उसका जवाब मिल गया। फिर आपने लिखा था कि सोचा था कि संवैधानिक स्तर पर बता देंगे, कुछ सामाजिक स्तर पर भी बता देंगे और कुछ व्यक्तिगत भी बता देंगे। तो चलिए अब इनके बारे में लिखते हैं। तो फिर आपने लिखा कि सामाजिक स्तर पर पंचायत जागरूकता भी एक बेहतर पहल है जो हमारे देश में हो रहा है। फिर आप लिख दीजिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शक्ति भी इसे नियंत्रित कर सकती है। तो कॉमन पॉइंट खुद भी सोच सकते हैं आप कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो शक्ति है ना, शक्ति लिख दिए यहाँ पे, शक्ति होगा ख, इसे नियंत्रण कर सकता है। अब जैसे आप ये लिखते हैं तो आपको लगेगा कि आप चलो यार बहुत लिख दिए, इतना में तो लगभग राइटर हमारा पढ़ करके सो ना जाए कि अब किसी का कॉपी नहीं चेक करेंगे, इतना बढ़िया तो यही लिख दिया। तो लास्ट में अब खत्म करिए कहानी जल्दी से निष्कर्ष निकाल करके और सोचिए कि अब क्या लिखें लास्ट में। तो चलो बालकों को या बच्चों को अपने देश का भविष्य बता देते हैं और एंडिंग कर देते हैं। तो आपने यहाँ से वही सोचा कि निसंदेह एक सशक्त एवं विकसित भारत के लिए यह आवश्यक है कि देश में बच्चों का बहुमुखी विकास हो, है ना? कैसा देश भाई? सशक्त एवं विकसित भारत के लिए देश में बच्चों का बहुमुखी विकास हो और वे बड़े होकर देश निर्माण में भागीदार बने। यह सुखद है ना? क्या सुखद है भाई? यह सुखद है कि हमारे देश में बचपन को बचाने की पहल हो रही है। चलो बहुत अच्छा। इससे आशा जगी है कि बचपन न सिर्फ बचेगा बल्कि बड़ा होकर इस राष्ट्र को गढ़ेगा भी। ये लास्ट में कोटेशन नहीं है लेकिन कोटेशन टाइप का सेंटेंस आप सोचिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर से एक बार एंडिंग पैराग्राफ कैसे करेंगे कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि सशक्त व विकसित भारत के लिए यह आवश्यक है कि देश में बच्चों का बहुमुखी विकास हो और वे बड़े होकर देश निर्माण में भागीदार बने। और ये सुखद भी है कि हमारे देश में बचपन को बचाने की पहल हो रही है और इससे आशा जगी है कि आने वाले समय में बचपन न सिर्फ बचेगा बल्कि बड़ा होकर इस राष्ट्र को गढ़ेगा भी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का निबंध। अब हम आपको बताते हैं इस पर आधारित एक पत्र। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आप इतना बढ़िया नहीं लिख सकते हैं, आप इससे भी बढ़िया लिख सकते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने जो जब बताया लिखाया तो उसमें कुछ रिपोर्ट और डाटा का यूज किया और बहुत सारा रिपोर्ट और डाटा को मैंने हटाकर भी लिख कर दिखाया आपको। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे लिखना चाहते हैं। अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो हम तो बस यही कहेंगे कि आप बंद करिए और इधर-उधर भटकने से अच्छा है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी डिस्क्रिप्टिव के वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे आप देख कर जाइए। ठीक है? और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करिए, वहाँ पे हमारे यहाँ टेस्ट में जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको एक्सीलेंट का अवार्ड देकर उनका कॉपी का पीडीएफ फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया जाता है ना? तो आप लोग ऐसे या लेटर टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएँगी बहुत सारी। चलिए स्टूडेंट, तो हम इसका लेटर आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये था, आप हैं सोनी मणिपाल, गृह संख्या 45 जवाहर नगर दिल्ली 11022 के निवासी हैं। ये हो गया आपका खुद का पता। अपने क्षेत्र में हो रहे बाल श्रम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बाल श्रम निषेध मंत्रालय को एक पत्र लिखना है। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि हमेशा ये समझा दें पहले एक बार कि फॉर्मेट क्या होता है। इसमें मैंने बोला था 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 1 2 3 में पहला है एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस।
दूसरा में है आपके पास विषय, संबोधन, मेन बॉडी। यहाँ पे है धन्यवाद, प्रेषक, नाम। बस खत्म। फिर से एक बार, एड्रेस, डेट, एड्रेस रिसीवर का, विषय, संबोधन, मेन बॉडी, यानी 3 पैराग्राफ। यहाँ पे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। जिसमें पैराग्राफ जब 1 आप लिखते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब पैराग्राफ 1 आप लिखते हो तो उसमें आपको अपना परिचय देना है, और परिचय के साथ साथ में आपको पत्र का उद्देश्य बताना है, पत्र उद्देश्य। इसमें पैराग्राफ 2 में आपको विस्तार लिखना है, और पैराग्राफ जो आपके पास तीसरा होता है, इसमें उम्मीदें जतानी है कि आपके साथ जो बातें हो रही हैं वो पूर्ण होंगी। ठीक है, तो पैराग्राफ जो 1 होता है वो 2 सेंटेंस में रखिएगा। पैराग्राफ जो 1 होता है वो 2 सेंटेंस में, पैराग्राफ जो सेकेंड रहेगा वो आपका 4 सेंटेंस में रख सकते हैं, और पैराग्राफ 3 2 सेंटेंस में रख सकते हैं। तो 4 तो 6 तो 8 सेंटेंस का मतलब है औसतन 10 से 12 होते हैं एक सेंटेंस में वाक्य शब्द। तो 10 गुने 8 यानी 80 शब्द लगभग यहाँ हो जाएगा, और बॉडी वगैरह मिला जुला करके आपका 135 हो ही जाएगा। चलिए, तो अब हम इस लेटर को फिर से एक बार बढ़ा देते हैं कि आपका एड्रेस था सोनी मणिपाल। तो पहले आपका गृह संख्या दिया है, तो पहले गृह संख्या दे दीजिए। गृह संख्या 45, जवाहर नगर के बाद कॉमा है तो कॉमा दिए, और उसके बाद दिल्ली है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ऐसे ही दीजिएगा दिल्ली के बगल में, और उसके बाद पिन नंबर है, पिन नंबर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे एक बॉक्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा ये लाइन छोड़ करके, जैसे इन्होंने 4 बॉक्स छोड़ा है, दिनांक दीजिएगा, उसके बाद डेट मेंशन कर लीजिएगा। दिनांक में हमेशा दिनांक शब्द लिखना है, 2 बिंदु देना है, 17 अगस्त के बाद कॉमा जरूर देना है, नहीं दीजिएगा तो गलत होगा। अब रिसीवर एड्रेस होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास था बाल श्रम निषेध अधिकारी, बाल श्रम निषेध अधिकारी, और उसके बाद दिल्ली, है ना। तो हमेशा जो है वो आपको याद रखना है कि जब भी रिसीवर एड्रेस लिखते हैं तो पहला पद का नाम बाल श्रम निषेध अधिकारी, और उसके बाद स्थान का नाम दिल्ली। चलिए, अब उसके बाद हमको चौथा स्टेप याद करना था, विषय, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन से ही लिखना है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन में आपको वापस लेके चलते हैं, विषय लिखना सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, अपने क्षेत्र में हो रहे, क्षेत्र में का मतलब क्षेत्रीय कर दीजिए, और हो रहे बाल श्रम पर एक रिपोर्ट, है ना। तो क्षेत्रीय बाल श्रम पर एक रिपोर्ट क्या कर देंगे, क्षेत्रीय बाल श्रम पर एक रिपोर्ट, मतलब कुछ नहीं करना है आपको अपने मन से, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से लिखना है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर क्षेत्रीय बाल श्रम पर रिपोर्ट, या क्षेत्रीय बाल श्रम रिपोर्ट, इतना भी काफी है। अब जैसे ही आपका विषय खत्म होता है, आपको एक बॉक्स पूरा छोड़ना है, और उसके बाद लिखना है मान्यवर, है ना। जैसे उन्होंने लिखा ना क्षेत्रीय बाल श्रम पर रिपोर्ट प्रस्तुति, तो जैसे ही ये प्रस्तुति यहाँ लिख रहे हैं तो ये गलत तरीका है, ये प्रस्तुति यहाँ लिखाना चाहिए था, और उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम वगैरह कॉमा वगैरह नहीं, कुछ नहीं देना है, बस प्रस्तुति लिख के छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, और नीचे में आपको मान्यवर शब्द का यूज करना है। और मान्यवर शब्द का जब आप प्रयोग करते हैं तो मान्यवर शब्द के बाद सेमी कोमा का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाएगा। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका लेटर, मान्यवर के जस्ट नीचे से। अब देखो यहाँ से सोचना कुछ नहीं है, अपना परिचय आपको दे देना है कि मैं सोनी मणिपाल, ठीक है। अब सोचना है कि आपको बाल श्रम पर रिपोर्ट जब प्रस्तुत करना है तो आप कैसे रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, आप कौन है भैया रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले। तो आपने अपने बारे में एक स्टोरी सोचना होगा, और आपने जैसे ही सोच लिया स्टोरी कि चलो हम अपने आप को एक रिपोर्टर मान लेते हैं, जो मेरा एड्रेस दिल्ली का था वही किसी भी न्यूज़पेपर के मुख्यालय में, और हमारी टीम के द्वारा है जो कि बाल श्रम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत मतलब रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था कुछ समय से, उसी को आज हम आपको बता रहे हैं। तो ये स्टोरी सोच लिया जो बंदा, वो समझो बढ़िया लिख दिया, और जो नहीं सोचा वो मीठा मीठा कुछ भी लिखेगा तो 28 नंबर वाला लड़का रह जाएगा, और आपको बनना है 38 नंबर वाला, ना कि 28 नंबर वाला। तो करा कि मैं सोनी मणिपाल दिल्ली में अवस्थित एक समाचार पत्र मुख्यालय में कार्यरत एक पत्रकार हूँ। क्या परिचय आपने लिखा है, शानदार, है ना। तो ये हम लोग लिखाते इसलिए है इतना शानदार कि चलो भाई कम से कम बच्चा कुछ नहीं जानता है तो मेरा ही तरीका से लिख तो दे, है ना, कम से कम उसका एग्जाम में नंबर तो बढ़िया आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से सोचना था कि पिछले 2 वर्षों से मेरी टीम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बाल श्रम पर सर्वे कर रही है ना। पिछले 2 वर्षों से मेरी टीम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बाल श्रम पर सर्वे कर रही है, ठीक है। ऐसे नहीं लिख दीजिए कि 2 दिन से नहीं सर्वे होता है, 2 वर्षों से सर्वे कर रही है।
उसके बाद होगा इस पत्र में इस रिपोर्ट का विशेष वर्णन है ना। आपने कहा कि जो सर्वे कर रही है उसी का इस पत्र में विशेष वर्णन है। अब क्या वर्णन है अगला पैराग्राफ में बताइएगा। और ऐसे ही एकदम 2 बॉक्स आपको क्या करना है, छोड़ना है। ये गलती एकदम नहीं करना है कि 1 बॉक्स छोड़ा, जब भी छोड़िए 2 बॉक्स छोड़िए। अब जैसे आप लिखते हो 2 बॉक्स छोड़ करके, तो फिर से बातचीत की शैली पर डिपेंड करता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में लिखना क्या चाहते हो। तो अगर आप समझाना चाहते हो तो मान्यवर से स्टार्ट करो, अगर लिखना है डायरेक्ट, कुछ नहीं समझाना है, तो डायरेक्ट लिखो। तो मुझे लगा कि समझाना है थोड़ा सा, तो मैंने मान्यवर के बाद लिखा कि मान्यवर कॉमा अकेले। क्या अकेले भैया? तो अकेले जवाहर नगर में, जो आपका एड्रेस था, अकेले जवाहर नगर में 200 से 300 बाल श्रमिक विभिन्न उद्योगों, खनन संस्थानों और दुकानों में कार्य करते हुए पाए गए हैं। ये आपका रिपोर्ट में है ना, कि अकेले जवाहर नगर में 200 से 300 बाल श्रमिक विभिन्न उद्योगों, खनन संस्थानों और दुकानों में कार्य करते हुए पाए गए हैं। फिर है कि हमारी शिकायत के बाद कुछ समय के लिए इन्हें काम पर से हटा दिया जाता है। आपने शिकायत किया कि बाल मजदूरी करना गलत बात है, ये कराना, तो कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है, फिर इन्हें वापस बुला भी लिया जाता है। कितना सुंदर सेंटेंस है, कुछ नहीं ज्यादा सोचने का जरूरत है, सिंपल सिंपल शब्दों को भी लिख के आप बढ़िया लिख सकते हो, बस कंटिन्यूटी होना चाहिए। फिर आपने पैराग्राफ चेंज कर लिया, क्योंकि आपने बता ही दिया कि हम शिकायत भी किए हैं सर, 200-300 का डाटा भी आप दे दिए हैं। अब देखना है कि आपको आगे और क्या लिखने के लिए बचा है। फिर आपने लिखा कि श्रीमान, या यहाँ पे भी आप मान्यवर लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मान्यवर नहीं लिख सकते थे। मान्यवर का सेंटेंस में आप 2 से 3 बार प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो मान्यवर या श्रीमान में कुछ भी रख लीजिए। यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए कानून ही, है ना, जिसके लिए कानून ही, यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए कानून ही, हाँ कानूनी ही नहीं, सही था उनका, कानूनी ही सही था इनका, है ना। कानूनी ही नहीं, है ना, कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं व्यक्तिगत पहल की भी आवश्यकता है। क्योंकि आपने कहा कि देखिए कानून के तौर पे तो हमने हटाने के लिए बोला, लेकिन लोग वापस बुला ही लेते हैं। इसका मतलब है सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत पहल की भी आवश्यकता है। उम्मीद है इस बार मंत्रालय कोई ऐसा रामबाण उपाय निकालेगी जिससे बाल श्रम जड़ से समाप्त हो पाएगा। क्योंकि देखिए आप तो सिर्फ रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप इसके समाधान के लिए कुछ मत बताइए। ठीक है, तो आपने बस यही लिख दिया लास्ट में कि उम्मीद है सर कि इस बार मंत्रालय कोई ऐसा रामबाण उपाय निकालेगी जिससे बाल श्रम जड़ से समाप्त हो पाएगा। और जब भी सर धन्यवाद लिखते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिए कि इस लाइन में बस इस लाइन को छोड़ देना है, लेकिन ये पूरा लाइन नहीं छोड़ना है। जैसे उन्होंने लिखा है जस्ट वही लिखिएगा। इस लाइन को अगर यहाँ तक पूरा भी यहाँ भी आता तो भी आपको यहाँ के बाद कहाँ आना था, यहीं पे आना था। ठीक है, जब भी, तो यहाँ के बाद यहाँ ही आना था, सही उन्होंने लिखा है। उसके बाद फिर आप लास्ट में वही लिखिएगा प्रेषक, और प्रेषक के बाद अपना नाम लिख दीजिएगा। अब एक बात का ध्यान रखिए, आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करना था ना, तो रिपोर्ट कहाँ गया, तो रिपोर्ट भी लिख दीजिएगा। तो प्रेषक के बाद सोनी मणिपाल के बाद एक लाइन छोड़ करके रिपोर्ट प्रति संलग्न। अब चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार का या तो हज का सिंबल कुछ भी दे सकते हैं। तो ये था आपके पास में वो सेक्शन जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। चलिए, तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आप इन दोनों को बढ़िया से अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। आपको मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन ये कमिटमेंट करूंगा कि आप 60 से लगभग, है ना, 75 के बीच स्कोर जरूर करिएगा। तो चलिए, आप लोगों को इंतजार होगा मेरा अगला वीडियो का, हम जरूर आपके बीच में वो वीडियो लेकर के आएंगे भी। तब तक आप इसको जरूर लिखें और हमारे ऑनलाइन जितने भी सोर्सेस हैं, चैनल्स हैं, खास करके टेलीग्राम और यूट्यूब, इन दोनों पे कनेक्ट रहें जब तक आपका पेपर है।